Good morning, students. In yesterday's class, we will discuss some question answers of Unit 1 Biology. In today's class, we will discuss some other question answers of Unit 1 Biology. So, let's start. The first question is, define the term agricultural practices and state the important steps taken during crop production. कहते बताओ कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसको बोलते हैं और स्टेप्स बताओ जो हम क्रॉप की प्रोडक्शन के टाइम पर यूज़ करते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर दोज प्रैक्टिसेस विच इन्वॉल्व्स द नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो जिनमें काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन के टाइम पर. There are number of steps of crop production which are to be done very carefully to ensure that crops get produced timely. कहते बहुत सारे स्टेप हैं जो हमें करने पड़ते हैं ये पता करने के लिए कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो पूरे टाइम पर उनकी प्रोडक्शन उनकी ग्रोथ हो जाएगी और वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगी. ठीक है. सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन आर एज अंडर. कुछ बहुत ज़रूरी स्टेप हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन में हम करते हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज़ सॉइल प्रिपरेशन, सेकंड इज़ सोइंग, थर्ड इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इज़ इरिगेशन, फिफ्थ इज़ वीडिंग, सिक्स्थ इज़ हार्वेस्टिंग, सेवन्थ इज़ थ्रेशिंग एंड विनोइंग एंड एट्थ इज़ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरिगेशन. कहते हैं इरिगेशन क्या होता है. नेम द टू मेन मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड डिफाइन देम इन ब्रीफ. कहते हैं कि जो दो मेथड हैं इरिगेशन के उनके नेम बताओ और उनको डिफाइन करो कि उनके बारे में बताओ कि ये क्या होते हैं. द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन. कहते हैं जो आर्टिफिशियल मेथड है जो नकली मेथड है प्लांट्स को पानी देने का, ठीक है, ताकि उनकी ग्रोथ जो है प्लांट की वो अच्छे से हो जाए, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन. द टू मेन मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर. दो मेन मेथड जो इरिगेशन के हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड एंड द सेकंड मेथड इज मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मतलब पुराना मेथड जो पुराने टाइम पर हम यूज़ करते थे और मॉडर्न मेथड मीन्स जो आज के टाइम पर यूज़ करते हैं. The traditional method of irrigation is very less expensive and they often lead to wastage of water. कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का मतलब कि सिंचाई का जो पुराना मेथड है वो सस्ता होता था लेकिन उसमें पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व्स चेन पंप, ढेकली, मोट एंड राहत. ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती थी. कौन कौन से थे मेथड ऑफ इरिगेशन ट्रेडिशनल. चेन पंप मतलब कि कुएं से निकालना पानी, ढेकली, मोट जिसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं एंड राहत जिसको लीवर सिस्टम बोलते हैं. तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड थे हमारे पास. अब नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूज ऑफ डीजल, बायोगैस, सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर लिफ्टिंग वाटर. कहते हैं कि मॉडर्न मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं. डीजल से को यूज़ करते हैं हम, बायोगैस को यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं पानी को निकालने के लिए. द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन आर. दो सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडर्न सिस्टम है इरिगेशन के वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और सेकेंड इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम and the second is drip irrigation system. So now move on to next question. What do you mean by term weeding? Weeding से आप क्या समझते हो. Why is the process of weeding necessary? Name the methods applied for weeding. कहते हैं कि weeding की प्रोसेस ज़रूरी क्यों है और कौन कौन से मेथड हैं जो अप्लाई करते हैं हम weeding प्रोसेस को करने के लिए. The undesirable plants that grow among the crops are called weeds. कहते हैं अनडिजायरेबल जिनकी नीड नहीं है जो क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं
ठीक है, ऐसे प्लांट्स, उनको हम वीड्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स इज नोन एज वीडिंग। इन वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम वीडिंग बोलते हैं। वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। कहते हैं कि वीड्स क्या करते हैं, compete मतलब कि लड़ते हैं, अपना हक मांगते हैं क्रॉप प्लांट से, ताकि उनको भी न्यूट्रिएंट और स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉप प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते। क्योंकि मान लो कि अगर 5 न्यूट्रिएंट थे जो प्लांट को मिलने थे, ठीक है, लेकिन वीड के ग्रो होने से क्या होगा कि 2 न्यूट्रिएंट वीड ले लेगा और प्लांट के पास 3 बच जाएंगे। कहाँ उसके पास 5 के 5 आने थे, अब उसके पास 3 आ रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी प्लांट की, इसलिए हम वीड्स को रिमूव करते हैं। दे ग्रो मच रैपिडली देन द क्रॉप प्लांट, सो वीडिंग इज नेसेसरी। कहते हैं जो वीड्स हैं वो क्रॉप प्लांट से बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ग्रो कर जाते हैं, इसलिए वीडिंग जो है वो ज़रूरी होती है। मेथड्स अप्लाइड फॉर वीडिंग आर एज फॉलोज। कौन कौन से मेथड है वीडिंग के लिए? मैनुअल मेथड, ठीक है, मैनुअल मेथड मतलब मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इन दिस सिस्टम वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय हैंड पुलिंग, डिगिंग, शैलो टिलेज एक्स्ट्रा बाय यूजिंग सर्टेन इम्प्लीमेंट्स लाइक खुरपी, हो एक्स्ट्रा। वीड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब कि हाथों से उनको, उन जो एक्स्ट्रा प्लांट्स है, जो वीड्स है, उनको उखाड़ के, या फिर खुरपी से उखाड़ के, या फिर हो मतलब कि हल से उखाड़ के उसको हम सेपरेट करते हैं, मतलब कि वहाँ से निकाल देते, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड। इन दिस मेथड केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स। कहते हैं इस मेथड में क्या होता है, केमिकल जैसे वीडीसाइड्स है उनको हम यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, जैसे मेटाक्लोर एंड 2,4-D, ये केमिकल हैं, इनको, ये वीडीसाइड्स हैं जो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। दिस मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। सबसे कॉमनली यूज मेथड है वीड को कंट्रोल करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सम स्पेसिफिक इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ सम स्पेसिफिक वीड्स। इसमें क्या करते हैं कि हम कुछ इंसेक्ट को छोड़ देते हैं क्रॉप में, जो वीड्स को ख़त्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल लीफी स्पर्ज, अ वीड इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग फ्ली बीटल्स। एक लीफी स्पर्ज वीड है जो कैसे किससे कंट्रोल होता है? फ्ली बीटल से। फ्ली बीटल जो होती है इनको कंट्रोल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म इज हमारी स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। प्रोड्यूस मतलब कि जो हमारी फसल हुई है, अब उसको स्टोर करना है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि हम इतनी ज़्यादा जो फसल है उसको स्टोर करके कहाँ रखेंगे। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि अगर जो क्रॉप है, क्रॉप ग्रेन्स है, मतलब कि जो हमारे बीज हैं, दाने हैं या कनक है, उसको अगर हमें काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, तो उनको हमें मॉइस्चर से, मतलब पानी से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना पड़ेगा। बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। कहते हैं कि स्टोर करने से पहले हमें जो हमारी कनक है या गेहूँ है, जो किसी भी टाइप की क्रॉप है, उसको सुखा लेना चाहिए सन की प्रेजेंस में, ताकि उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इससे क्या होगा कि इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंजाई हमारी ग्रेन्स पर अटैक नहीं करेंगे। ग्रेन्स आर स्टोर्ड बाय फार्मर्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। कहते हैं कि फार्मर्स जो हैं वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट के बैग में या फिर मेटेलिक बिन्स में, मतलब कि बड़े बड़े मेटल के डब्बे होते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं। However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. कहते हैं लार्ज स्केल स्टोरेज मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ग्रेन को स्टोर करना है, तो फिर हम उनको सिलोज और ग्रेनरीज में रखते हैं, ताकि वो
ताकि हम उनको बचा सकें रैट्स और इंसेक्ट से, ठीक है। सो सेकंड इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप, जब क्रॉप मैच्योर होगी, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो गई, हार्वेस्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कहते हैं हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, या क्रॉप्स को खींच लेते हैं ज़मीन से या फिर ग्राउंड के पास से उसको कट कर देते हैं। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कहते हैं 3 से 4 महीने लगते हैं एक क्रॉप को मैच्योर होने में, मतलब कि प्रॉपर उसकी ग्रोथ होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कहते हैं कि हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग या तो सिकल की हेल्प से होती है या फिर एक मशीन आती है हार्वेस्टर, उसकी हेल्प से होती है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई सोइंग सीड्स विथ सीड ड्रिल बेटर देन ब्रॉडकास्टिंग। कहते हैं कि सीड ड्रिल से सीड को सो करना बेटर क्यों है ब्रॉडकास्टिंग से। सीड ड्रिल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ्स। कहते हैं कि सीड ड्रिल क्या करती है, सीड्स को यूनिफॉर्मली ग्रो करती है प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पर, whereas broadcasting of seeds scatter them non-uniformly on the ground surface which are susceptible to be picked up by birds। कहते हैं कि सीड ड्रिल से एक प्रॉपर डिस्टेंस पर यूनिफॉर्मली सीड्स सो होते हैं, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग है हम उसको ग्राउंड के सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्मली सीड्स को फैला देते हैं, और उसमें क्या होता है कि बर्ड्स भी कई बार सीड्स को खा जाते हैं वहाँ से, तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द डेप्थ एट विच द सीड्स आर प्लांटेड इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि गहराई जहाँ पर हम सीड्स को प्लांट करते हैं वो ज़रूरी क्यों है, ठीक है। इफ़ द सीड इज प्लांटेड टू डीप देन इट विल नॉट गेट इनफ सनलाइट टू जर्मिनेट। कहते हैं कि अगर हम सीड को बहुत ज़्यादा डीप सो कर देंगे तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी जितनी उसको चाहिए बड़ा होने के लिए। इफ़ द सीड इज प्लांटेड टू शैलो देन इट विल नॉट गेट इनफ सॉइल टू सपोर्ट जर्मिनेशन। अगर वो बहुत ऊपर हम उसको सो कर देते हैं तो उसको प्रॉपर सॉइल नहीं मिल पाएगी, ठीक है। द डेप्थ फॉर सोइंग सीड्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीड साइज। कहते हैं कि डेप्थ उसकी सीड के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो 3 चीज़ों पर डेप्थ डिपेंड करती है। एक तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीप सो करेंगे उसको तो हमारी जो सीड है उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर शैलो उसको प्लांट करेंगे तो उसको प्रॉपर सॉइल नहीं मिल पाएगी, और साइज़ जो सीड का साइज़ है उस पर भी डिपेंड करती है हमारी डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। कहते हैं डिफॉरेस्टेशन से फ्लड्स और ड्रॉट्स कैसे आते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन डिक्रीज्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कहते हैं डिफॉरेस्टेशन से क्या होती है कि सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस रिड्यूसेस द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड विच कॉजेज फ्लड। इससे क्या होता है कि पानी जो है वो ऊपर ही रह जाता है, ठीक है, और फ्लड आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। स्कैसिटी ऑफ ट्रीज डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट्स। कहते हैं स्कैसिटी मतलब कमी, अगर ट्रीज़ की कमी हो जाएगी तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे रेनफॉल कम होगी। तो अगर रेनफॉल कम होगी तो सूखा पड़ने की कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। ड्रॉट्स मतलब सूखा। So now we move on to next question. How do the microorganisms help in cleaning the environment? Microorganism कैसे help करते हैं environment को clean करने में? Many microbes feed on dead remains of plants and animals. कहते हैं बहुत सारे microbes जो plants और animals का dead remain है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। Thus these microbes play the role of decomposers. इसलिए ये microbes जो है वो decomposer का रोल प्ले करते हैं। Thus
माइक्रोब्स गेट इन क्लियरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग है वहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट को क्लीन करते हैं। डेड कैटल, वेस्ट फ्रॉम मीट एंड फिश शॉप, वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट एक्स्ट्रा डिकम्पोज बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स। कोई अगर पशु मर गया है, ठीक है, या फिर मीट या फिश शॉप से जो वेस्ट आता है या वेजिटेबल मार्केट का जो वेस्ट होता है वो सारा डिकम्पोज किसके थ्रू होता है? माइक्रोब्स के थ्रू। बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।